हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जामपुर में। दोस्तों, ये है द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की क्लास। दोस्तों, ये क्लास यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एयरफोर्स इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये क्लास रोज सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में हम द हिंदू में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास हैं दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कहीं ना कहीं ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है उसके अंतर्गत, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है उसके अंतर्गत जो नॉर्थ ईस्ट एंगल है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात शुरू होती है हमारे इस आर्टिकल से। देखिए, यहां पे वो बात कर रहे हैं मैनी म्यूटिनीज कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना, ठीक है, वो बहुत सारी पुरानी ऐसी छुपी हुई बातों को आगे ले आया है। कौन सी बातों को आगे ले आया है, जरा देखने की बात है। तो देखने से पहले हम जरा समझ लें। देखिए क्या हुआ, थोड़ी हिस्ट्री समझ लें। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि हम देखिए एनआरसी लागू करेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने कुछ प्रवासियों को राहत देने के लिए, जो कि दूसरे देशों से आए थे, उनके में से जैसे हिंदू, सिख, बुद्धि, जैनी, पारसी, ज्यूस और क्रिश्चियन, इन सबको धार्मिक परसिक्यूशन, धार्मिक जो प्रताड़ना है उससे बचाने के लिए इन्होंने बिल लाए, इनके कहने के अनुसार जो इन्होंने कहा। ठीक है, और उसके बिल के ऊपर अभी बात है। वो कह रहे हैं, तो यहां पे बात शुरू होती है कि इन्होंने क्या है कि बहुत सारा रिवोल्ट हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, वो कहते हैं असम और अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सब्सटेंशियली काम्ड किए गए। ठीक है, पीपल हालांकि अपने लोग रोजमर्रा की लाइफ में वापस चले आएंगे, पर जो ये नॉर्मल ऐसी है, ये एक बहुत ज्यादा डेंजरस सिस्टम सिचुएशन क्रिएट करके गई है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन से भरा हुआ है। डाइवर्स मतलब अलग अलग भाषाओं, अलग अलग एथनिसिटी के लोग वहां पे रहते हैं। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ी जनसंख्या किसी एक धर्म या एथनिसिटी से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहां पे वो बात करते हैं कि देखिए असर्टिव एथनिक पॉलिटिक्स, सेसेशनिज्म, रेसिस्टेंस टू माइग्रेशन इनटू द रीजन। यहां पे आगे वो बात करते हैं कि जो ग्रीवांसेस हैं इंडिजिनस पॉपुलेशन के, जेन्युइन है, उनके जो अपनी शिकायतें हैं वो अपनी जगह पर जेन्युइन है। ठीक है दोस्तों, कि वो जो शिकायत कर रहे हैं, क्यों, देखिए वो हम अगले आर्टिकल पर समझेंगे किस प्रकार की शिकायतें हैं उनकी। ठीक है, वो कहते हैं पर ये डिफिकल्ट है काउंटर प्रोडक्टिव करना, इस मुद्दे को रिजॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि यहां पे वो कह रहे हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी, ये चार अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, इनकी भाषा अलग, इनकी अलग, इनकी अलग, इनकी अलग। अगर हम कहें कि ए ग्रुप को हम नॉर्थ ईस्ट में ऊपर रख देंगे और बाकी तीनों को नीचे, तो कहते हैं ये बात नहीं होने वाली, सबको बराबर रख के बात करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो यहां पे वो बात कर रहे हैं कि सिचुएशन अब नॉर्थ ईस्ट की में बहुत ज्यादा डेलिकेट चल रही है। हालांकि जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ लोकल पावर ब्रोकर्स को साथ में लेकर ही वहां पर शांति ला पाई है, क्योंकि उन्होंने वहां पे स्पेशल प्रॉपर्टी राइट और कल्चरल राइट दिए उन कम्युनिटीज को। यहां पे वो बात होती है कि बीजेपी की जो इनबिलिटी है अप्रिशिएट करना डाइवर्सिटी के लॉन्ग सीज सरप्राइज को, ये एक सरप्राइज नहीं है बीजेपी का बार बार इंटरफेयर करना। हालांकि उन्होंने सोचा था कि हमारी अब हौसले बहुत बढ़ गए, हम कर सकते हैं। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है वो कहीं ना कहीं असम कोड को इंपैक्ट करता है और पुरानी सुई हुई प्रॉब्लम्स को आगे लेके जाता है। बात क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डिक्लेयर करता है अपनी गवर्नमेंट में कमिटमेंट को कल्चरल और लिंग्विस्टिक राइट्स के नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटी के, क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, कम कम संख्या में रहते हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, वो कहते हैं हालांकि ये रीजन बहुत ज्यादा आग में झुलसता रहा है इस मुद्दों को लेकर, पर इट टेक्स मीनिंगफुल जेस्चर एक लेकर आया है। ठीक है, इसमें वो बात करते हैं कि बीजेपी डिस्पाइट्स इस एम्बिशंस टू मेक इंडिया ए सुपर पावर कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड द एलिमेंट्री ट्रूथ दैट ट्रिगर न्यूमरस म्यूनिटीज। देखिए, वो छोटी छोटी जो विद्रोह होते हैं वो उससे पीछे नहीं हट सकता। हालांकि उसका जो एम है इंडिया को सुपर पावर बनाने का, यहां पे वो बात करते हैं कि जो छल है जो कश्मीर के साथ हुआ,
जो रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे आर्टिकल में इन्होंने ये बात लिखी है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फंक्शनिंग है लाइंग टू पब्लिक, वो शिकायत कर रहे हैं, ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है गवर्नमेंट का अमंग वल्नरेबल्स के, ठीक है। जो बीजेपी है, बीजेपी हैड मेड इन रोड्स इन दी नॉर्थ ईस्ट, बीजेपी अपनी पूरी पैठ बना चुकी है नॉर्थ ईस्ट में, उनको लगा, क्योंकि सभी 7 स्टेटों में काफ़ी बड़ा मेजोरिटी में वो आए, 2019 की लोकसभा में 25 सीटें सबसे ज़्यादा ले आए, उनको लगा कि हमारा जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है वो सबसे ऊपर दिखने लग गई है। लेकिन हिंदुत्व पॉलिटिक्स उनकी एकदम से नीचे चली गई। जो राइटर कह रहे हैं, राइटर का नाम क्या है इनका, राइटर का नाम नहीं लिखा है इनके अनुसार, जो कहते हैं कि इनकी हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, यहाँ पे लिखा है हिंदुत्व पॉलिटिक्स, कि जो इनकी हिंदुत्व पॉलिटिक्स है जो इनको लगा था ऊपर है लेकिन वो अब नीचे आ चुकी है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का है वो सीख करता है लीगल, वो कहीं ना कहीं लीगल ताकत देता है बीजेपी को अपनी पॉलिटिक्स को उस प्रकार से इस नॉर्थ ईस्ट एंड सिख फोर्ट लाइन में चलाने की, ठीक है, बाय एक्सक्लूडिंग मुस्लिम्स अलोन, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं कि बंगाली स्पीकिंग हिंदूज हु हैव मूव्ड अराउंड इन रीजन अगेंस्ट देयर मुस्लिम काउंटरपार्ट्स, यहाँ पे वो आगे कहते हैं कि करंट टेम्पेस्ट विल सून पास, हालांकि ये चीज़ें सब चली जाएंगी लेकिन जो रास्ता है, मतलब सेंटर को आगे आना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और एक लीडरशिप दिखानी चाहिए इनको इस मामलों में, ठीक है। अब उन्होंने बात की थी कि क्या ग्रीवांसीज है उनकी, क्या शिकायतें हैं, जरा समझ लें। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंडिया के दूसरे भागों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में जरूर देखना चाहिए, किस प्रकार से। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो आउटबर्स्ट है अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इन दी नॉर्थ ईस्ट हैज लेफ्ट मैनी आउटसाइड द रीजन कंफाउंडेड, बहुत सारे लोगों को हिला, उनकी सोच को ही मतलब हिला के रख दिया कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का जो प्रोटेस्ट हुआ, अनलाइक द ऑब्जेक्शंस ऑफ द सीएए, वो कहते हैं जिस तरीके से ऑब्जेक्शंस हुई ये एक डिस्क्रिमिनेटरी दिखाया गया, इस्लामोफोबिया यहाँ पे दिखा, ठीक है। हालांकि कि जो नॉर्थ ईस्ट से बाहर रह रहे हैं उनको वो समझने में कहीं ना कहीं फेल हुए हैं किस प्रकार से ये बीट्राई हुआ है। यहाँ पे बात करते हैं पॉपुलेशन एंजाइटी की, पॉपुलेशन की एंजाइटी क्या है, बात यहाँ से सारी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि देखिए ट्रुथ यहाँ पे है कि यूनेस्को ने ये कहा है कि नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी लैंग्वेजेस एंडेंजर्ड हो चुकी है, ठीक है, 200 के करीब लैंग्वेजेस है, तो वो कहते हैं वो खतरे में है। वो कहते हैं एक्सेप्ट असामी और बंगाली, वो वल्नरेबल सिचुएशन में चल रही है। हालांकि वो जो आसामीज भाषा है वो लैंग्वेज है मेजोरिटी ऑफ स्टेट की, लेकिन जो मेजोरिटी है वो सिर्फ 15 मिलियन स्पीकर्स हैं, ठीक है। और जो टाइनी मेजोरिटी है बांग्लादेश, बंगाल और असम की, जो इसमें बंगाली स्पीकर है, असम में रहने वाले बंगाली बोलते हैं, वो 9 मिलियन है, ठीक है। वो कहते हैं बांग्लादेश, जो बांग्लादेश अलोन, उसके पास 164 मिलियन स्पीकर है सेम लैंग्वेज के। जो फियर है इनके बीच में वो कहीं ना कहीं ये है कि जो लोगों का इन्फ्लक्स, जो लोग वहाँ आते जाएंगे बांग्लादेश से या फिर अपना नॉर्दिंग, वो कहीं ना कहीं उनका भी पॉइंट लेजिटिमेट है। इसको वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं ए मेजोरिटी विद ए माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब कि वहाँ पे 15 मिलियन की मेजोरिटी है और 9 मिलियन की माइनॉरिटी है। अगर और लोग अंदर आते जाएंगे तो उनकी भाषा कहीं ना कहीं लुप्त होने का डर है, अपनी भाषा को और कल्चर राइट्स को ही बचाना चाहते हैं। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं भूटान की 1980 में, वो कहते हैं कि जब लाखों नेपाली को, जो माइग्रेंट थे उनको निकाला गया, या रोहिंग्या क्राइसिस आया। रोहिंग्या क्राइसिस क्या था अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो देखिए, म्यांमार में एक रखाइन स्टेट था, जैसे हमारे राज्य है ना बहुत सारे, उनका एक रखाइन राज्य था। वहाँ के एक तरफ थी बुद्धिस्ट मेजोरिटी, एक तरफ थी मुस्लिम मेजोरिटी। तो वहाँ से उन्होंने मुस्लिम्स को, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको बाहर निकाल दिया, सेना ने कुछ ऑपरेशंस किए उसके अगेंस्ट। तो वो इधर उधर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका बहुत तेज इधर उधर भागने लगे, ठीक है। तो ये एक रोहिंग्या क्राइसिस आया था जिसमें बहुत सारे ह्यूमन राइट्स की दिक्कत आई थी। यहाँ पे वो बात करते हैं इशू ऑफ मार्जिनलाइजेशन। यहाँ पे वो कहते हैं कि बर्टिल लिंटनर जो हैं वो एक स्विस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये पाया कि देखिए क्या था कि देखिए जो एथनिक रखाइन्स थे वो नंबर में 2 मिलियन थे सिर्फ, ठीक है। और जो रखाइन स्टेट था शेयर, जो कि रोहिंग्या के साथ रहता था, अब क्या हो रहा था कि बांग्लादेश से कुछ मुस्लिम्स का इन्फ्लक्स हो रहा था, वो रखाइन स्टेट में जाकर रह रहे थे, जिससे रोहिंग्या की आबादी बढ़ रही थी। और जो गवर्नमेंट थी वो सीधे सीधे तौर पर ही रखाइन के फेवर में थी, रखाइन्स के फेवर में थी। लेकिन क्या हुआ, एकदम से बिना सुना एक ऐसा आतंकवादी ग्रुप, अनहर्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था अराकान रोहिंग्या सलावेशन आर्मी, उन्होंने कहा, इनके अनुसार, इन राइटर के अनुसार जो उन्होंने लिखा है कि 30 म्यांमारी पुलिस कैंप्स के ऊपर उन्होंने हमला किया। तो उसके बाद क्या हुआ, म्यांमार की गवर्नमेंट ने अपना एथनिक क्लिंजिंग कैंपेन शुरू कर दिया इनके खिलाफ, ठीक है।
एथनिक क्लिनजिंग कैंपेन, शब्द बड़े खतरनाक है, ठीक है। यहाँ पे वो आगे बात करते हैं, आगे एक और एग्जांपल देते हैं कि देखिए 7 लाख रोहिंग्या रेफ्यूजी बांग्लादेश में जाके रुके हैं, ठीक है, जो कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट के आसपास रुके हैं, जहां पर स्मॉल एथनिक बुद्धिस्ट कम्युनिटी रहती है जिनका नाम है चकमास एंड मारमास। वो कहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अब मार्जिनलाइज्ड होने का डर लग रहा है, क्योंकि वो भी उनके आसपास आके रहने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे वो कहते हैं कि लैंग्वेज एंड सर्वाइवल, यहाँ पे बात क्या है। अब मेरे को लग रहा है कि अभी आप समझ पा रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में एकदम से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आने का गुस्सा आया क्यों। देखिए अगर किसी को नहीं समझ आया तो अभी भी देखिए, सारे आर्टिकल में उन्होंने, हमने पहले बात की कि नॉर्थ ईस्ट गुस्से में है, ऐसे ऐसे ऐसे। बात क्या है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास किया गया है, जिसके अंतर्गत दूसरे राज्यों से आकर लोग, मतलब कि हिंदू सिख बौद्धिस्ट जैनी दूसरे राज्यों से आकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी रुक सकते हैं। हालांकि कुछ इलाकों को हिस्सों से बाहर रखा गया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोगों के जहां वे कल्चरल और लिंग्विस्टिक राइट है, उनकी भाषा भी खतरे में है, या फिर कुछ कारणों से उनको डर है कि हमारी आबादी तो वैसे ही 12 मिलियन के आसपास है, अगर और लोग आके रहने लग जाएंगे तो हमारी आबादी कम हो जाएगी, हमारी भाषा भी खतरे में हो जाएगी। तो इसलिए उनको ये डर है पॉपुलेशन वहां पे ना आए, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का प्रोटेस्ट वहां पे चल रहा है। तो यहाँ पे आगे वो बात करते हैं कि क्लोजर लुक दी जाए अगर यूनेस्को क्लासिफिकेशन की एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को लेकर, वो क्या मिनोमिनेट करता है। वो करता है कि अगर भाषा वल्नरेबल है बिकॉज ऑफ साल्स, लोगों की जो जनसंख्या कम होने की वजह से, तो इसका कारण यह है कि उनकी संख्या कम होती है। अब यहां पे वो एक एग्जांपल देते हैं एक फैमिली की, यहां पे वो कहते हैं, मतलब एक हायरार्की की एग्जांपल देते हैं यहां पे वो कहते हैं इट बिकम्स मोर इफ द लैंग्वेज इज स्पोकन ओनली इन सर्टन डोमेन्स, फॉर एग्जांपल एट होम। वो कहते हैं कि यहाँ पे भाषाओं के लुप्त होने का खतरा होता है अगर समाज, अगर छोटी जनसंख्या के अंदर ही बोला गया हो। किस प्रकार, वो कहते हैं अगर केवल घर में ही बोला जाता हो, स्कूल में और ऑफिस में ना बोला जाता हो, अगर स्कूल में वो भाषा लिखाई नहीं जाएगी, पढ़ाई नहीं जाएगी, बुलवाई नहीं जाएगी, तो दिक्कत आएगी ना। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एंडेंजर्ड पेरेंट्स, ऐसे माँ बाप जो कि भाषा अपने स्पीक द लैंग्वेज एंड चिल्ड्रन ओनली नो द लैंग्वेज, ऐसी भाषा जो केवल माँ बाप बोलते हैं और लोगों को सिर्फ भाषा के बारे में पता है पर उनकी मदर टंग वो नहीं है, ठीक है, डू नॉट, पर वो अपनी भाषा को बोल नहीं पाते। वो कहते हैं वो और क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाती है अगर दादा दादी जनरेशन के भाषा बोलते हों और माता पिता को भाषा पता हो और लेकिन बोलते ना हो, तो जो उनका पोता होता है उनको तो वो भाषा टच में ही नहीं आई। तो वो किस प्रकार से, देखिए ये डायलेमा कुछ इस प्रकार से है, जैसे ये है ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, उनको क्या है, उनको भाषा आती है, वो बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जो उनका बच्चा है वो भाषा लेकिन सुन पाता है, बोलता नहीं है और लिखता नहीं है, उनको सिर्फ आती है, तो वो बोलेंगे नहीं तो उनके जो बच्चे होंगे नीचे वो सुनेंगे कैसे, तो भाषा क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो ये प्रकार है कुछ इस प्रकार से। वो कहते हैं हालांकि बहुत सी भाषाएं पहले ही लुप्त हो चुकी हैं यूनेस्को की। तो बात यहां पे ये आती है कि देखिए भाषाएं तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन इसके ऊपर एक ब्यूरोक्रेट थे जो कि इस रीजन में रहे और बहुत सारे उन्होंने सर्व किया इस रीजन में, जिनका नाम था नारी रुस्तमोजी, ठीक है दोस्तों। उनके अनुसार उन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था इंपीरियल फ्रंटियर्स इंडिया नॉर्थ ईस्ट बॉर्डरलैंड। इन्होंने इस इलाके को उस वक्त संभाला जब ये इलाका बहुत ज़्यादा टर्मोइल में चल रहा था, मतलब कि इस इलाके में, मतलब पार्टीशन के टाइम पे, मतलब उस खतरनाक समय में इन्होंने संभाला, ठीक है। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रैपिड इन्फ्लक्स, लोग बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो होस्ट कम्युनिटी है कैन ऑब्जर्व्ड विदाउट एंट्री मेंटल टू देयर आउन सोशल ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं वो ओवरटेक होता जा रहा है माइग्रेशन की वजह से, ठीक है, प्रवोक्ड किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो अभी बहुत सारे एंगल हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्मा एंगल है, मतलब कि जो बर्मा के राजा थे उन्होंने 1819 में असामीज और महाराष्ट्र को ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने इंटरवीन किया और बाद में उन्होंने इसको उनसे छीन लिया और 1826 में इसको ट्रीटी ऑफ यनाडाबू, ट्रीटी ऑफ यंडाबू के बारे में अगर आपको ना पता हो, वैसे तो इतनी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, इन दोनों की एक ट्रीटी हुई जिसके अंतर्गत जो असम था वो वापिस, असम और मणिपुर इंडिया में आ गया था वापस, ठीक है दोस्तों। कहाँ आ गया था, इंडिया में आ गया था इस ट्रीटी के अंतर्गत। अरे एक तो ना ऊपर नीचे होने में दिक्कत हो जाती है, एक सेकंड। 1826 के अंतर्गत जो ट्रीटी ऑफ
जान डाबू हुई उसके अंतर्गत बंगाल प्रोविंस का इसको पार्ट बना दिया। ठीक है दोस्तों, हालांकि जो असम में जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, एजुकेटेड हिंदू बंगाली फ्रॉम डिफरेंट सैलिएट बिकम द फेवरेट एजेंट टू फिल द कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी। मतलब कि वहाँ पे जो कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी थी वो हिंदू बंगाली थे या सैलेट से ज़्यादा लिए जाते थे। सैलेट एक जगह है दोस्तों बांग्लादेश में, पूर्वी बांग्लादेश में। ठीक है, यहाँ पे एक और एंगल भी आता है। एंगल क्या है कि देखिए पास्ट का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। वो कहते हैं जब असम सेपरेट हुआ बंगाल से, ठीक है, उसको एक सेपरेट चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया 1874 में, और 1912 में आफ्टर करजन के बाद जब करजन ने 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया। वो कहते हैं कि रिलक्टेंट सैलेट विच फेल्ट इट वाज बेटर ऑफ एज ए पार्ट ऑफ बंगाल, कि बेटर रहेगा कि अगर ये बंगाल का पार्ट रहे। लेकिन पार्टीशन के टाइम पर इक्वेशंस बदली, समीकरण बदले। क्या हुआ, यहाँ पे चांस था कि जो सैलेट जगह थी वो भारत में आती, लेकिन अगर भारत में आती तो वो असम के साथ जाती। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि असम की लीडरशिप को ये मंजूर नहीं था। क्यों मंजूर नहीं था? क्योंकि सैलेट में दूसरी आबादियां मुस्लिम, बंगाली मेजोरिटी ज़्यादा थी, जो बंगाली भाषा बोलते, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो और चाहे मुस्लिम हो। लेकिन उनके हिसाब से उनको था कि यहाँ पे असम बोलने वाली मेजोरिटी रहे, तो ये सैलेट जगह भारत में नहीं आई। तो इसकी वजह, उसके बाद ये जो सैलेट है उन्होंने रेफरेंडम फेस किया सेपरेटली बाय थिन मेजोरिटी। वहाँ पे थिन मुस्लिम मेजोरिटी थी, उसको अवॉर्ड कर दिया गया पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का पार्ट था। तो जो माइग्रेशन, करंट माइग्रेशन के इश्यूज है, ये कहीं ना कहीं अपनी यहाँ की पॉलिटिक्स से निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस आर्टिकल को समझा होगा। वैसे कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था आर्टिकल का। दोनों आर्टिकल में इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ही ध्यान दिया है। किसके ऊपर? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के एंगल को लेते हुए। बस आपको यह समझना है कि एक भाषा का आधार और कल्चरल राइट्स एक बहुत बड़ा कारण था जिसके अंतर्गत ये टर्मोइल हुआ है। हालांकि जो करंट माइग्रेशन का इशू है वो इसी चीजों का, इसी जो इतिहास के पन्नों का ही अपना कारण है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नो बडी, कोई भी नहीं, यहाँ हर कोई इनोसेंट भी नहीं है और हर कोई इसका जो ड्रामा चल रहा है गिल्टी भी नहीं है। वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता तो इसी में छुपा है। सच का रास्ता, पाथ ऑफ ट्रुथ पे छुपा है, जो कंसिलिएशन का रास्ता है, जो कि नेल्सन मंडेला ने भी शो किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हमारी एग्जामपुर की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और साथ में आपको लिंक इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। और हमारे जो नए कोर्सेज शुरू हुए हैं CHS और CGL, जो आपके लिए बेस्ट टीचर्स के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ, नंबर 1 एग्जामपुर चैनल के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसको लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।